कराची की वो शाम भी हस्ब मामूल हब्स ज़दा थी, लेकिन डालमिया रोड की तरफ बढ़ती हुई हवाओं में एक अजीब सी खुनकी थी जो हड्डियों में उतरती महसूस होती थी। शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी से किट कर जब कोई इस सड़क पर मुड़ता है तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। वहां खड़ी पुरानी सीमेंट फैक्ट्री के बुलंद व बाला ढांचे किसी कदीम देव हैकल ढांचे की तरह आसमान की तरफ सर उठाए खड़े थे, जिन पर जिमी हुई दहाइयों पुरानी धूल ने एक सुरमई कफन की सी चादर तान रखी थी। इस फैक्ट्री के अकब में फैला हुआ वो वीरान इलाका जहां कभी अफसरान के बंगले हुआ करते थे, अब खारदार झाड़ियों और पुरस्रार खामोशी का मस्कन बन चुका था। इन सब के दरमियान वो एक खास बंगला था जिसकी दीवारों का रंग अब पहचाना नहीं जाता था, मगर उसकी हैबत दूर से ही इंसान के कदम रोक देती थी। कहा जाता है कि इस बंगले की कहानी इस वक्त शुरू हुई जब यहाँ के आखिरी मकीन, एक उधेड़ उम्र अंग्रेज इंजीनियर और उसकी जवान बेटी एक तूफानी रात में अचानक गायब हो गए। उनके जाने के बाद घर का सारा सामान वहीं रहा, जैसे वो किसी बहुत जरूरी काम से बस चंद मिनटों के लिए बाहर गए हों, मगर वो कभी वापस न आए। वक्त गुजरता गया और लोगों ने इस घर के करीब से गुजरना छोड़ दिया। आसपास के कच्ची बस्ती के मकीन बताते थे कि रात के अंधेरे में इस बंगले की बालाई मंजिल की इस खिड़की से जो सड़क की तरफ खुलती थी, एक मध्यम सी रोशनी छनती हुई बाहर आती थी। वो रोशनी किसी बल्ब की नहीं बल्कि किसी कदीम फानूस की लगती थी जो होले होले झोल रहा हो। एक दफा मोहल्ले के एक चौकीदार ने हिम्मत करके दीवार फलंगी ताका देखे कि अंदर क्या माजरा है, लेकिन वो जैसे ही सहम में दाखिल हुआ, इसे महसूस हुआ कि जमीन इसके पैरों के नीचे से सरक रही है। इसे अपने कानों में हजारों लोगों के सरगोशियां करने की आवाजें आने लगे, जैसे दीवारें आपस में बातें कर रही हों। वो उल्टे कदमों वहां से भागा और उसके बाद इसने कभी इस समत रुख नहीं किया। इस घर के बारे में सबसे ज्यादा खौफनाक बात वो पुराना पीपल का दरख्त था जो सहन के ऐन बीच में वाक़े था। इस दरख्त की जुड़ें बंगले की बुनियादों में इस तरह घिसी हुई थीं जैसे किसी अजदे ने इमारत को अपनी लपेट में ले रखा हो। मकामी बुजुर्गों का कहना था कि ये दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि ये इस बंगले की रूह का मुहाफिज है। जब कभी हुआ तेज चलती तो उसके पत्ते ऐसी आवाजें पैदा करते जैसे कोई दबी दबी हंसी हंस रहा हो। डालमिया रोड के इस हिस्से में स्ट्रीट लाइट्स अक्सर खराब रहती और अगर कभी ठीक भी होती तो इस बंगले के सामने पहुंचते ही उनकी रोशनी मद्धम पड़ जाती। एक रात एक टैक्सी ड्राइवर जो इस इलाके से वाकिफ नहीं था, अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से इस बंगले के बाहर रुक गया। इसने सोचा कि शायद अंदर कोई होगा जो उसकी मदद कर सके। इसने लोहे के भारी गेट पर हाथ रखा तो इसे ऐसा लगा जैसे इसका हाथ किसी बर्फीले माए में डूब गया हो। गेट एक लंबी चरचराहट के साथ खुद ब खुद खिल गया। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। बरामदे तक पहुंचते ही इसे एक भीनी भीनी खुशबू आई जो चंबेली के फूलों जैसी थी, मगर इसमें एक अजीब सी सवांद भी शामिल थी। जैसे ही इसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक सुरीली आवाज आई, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया क्योंकि इसने देखा कि घर के अंदर से आने वाली वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वो दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी जैसे कोई खाली कुनवे में बोल रहा हो। वो खौफ के मारे वहीं जिम गया और जब उसकी नजर फर्श पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। संगमरमर के इस फर्श पर उसके अपने पैरों के निशानात के साथ साथ किसी और के भी निशानात बन रहे थे, हालांकि वहां इसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। वो निशानात छोटे छोटे बच्चों के पैरों के थे जो गीली मिट्टी से बने हुए मालूम होते थे। वो चीख मार कर बाहर की तरफ भागा, मगर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पोशीदा ताकत इसे पीछे खींच रही है। इसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। जब वो किसी तरह सड़क पर पहुंचा और मुड़कर देखा तो इसे बालाई मंजिल की खिड़की में एक साया खड़ा नजर आया जो साकित था और उसकी आंखें अंधेरे में दहकते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। इस वाकये के बाद डालमिया रोड के इस घर को मौत का ठिकाना कहा जाने लगा। पुलिस ने भी कई बार तहकीकात की कोशिश की, मगर जब भी कोई कांस्टेबल अंदर जाता वो कुछ ही देर बाद बदहवास होकर बाहर निकल आता और उसकी जुबान गुम हो जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ इस बंगले के गिर्द बने हुए खौफ के हाले ने एक मुस्तकिल हैबत की शक्ल इख्तियार कर ली। अब ये आलम था कि डालमिया रोड से गुजरने वाले रिक्शा और टैक्सी वाले सूरज ढलते ही अपनी मंजिल का रास्ता बदल लेते थे। लेकिन शहर के एक हिस्से में एक ऐसा नौजवान भी था जिसे उन कहानियों पर यकीन नहीं था। इसका नाम अरसलान था, जो सहाफत का तालिब इल्म था और इसे ऐसी पुरअसरार चीजों की हकीकत खोजने का जुनून था।
अरसलान ने फैसला किया कि वो इस ईभूत बंगले की हकीकत दुनिया के सामने लाएगा और ये साबित करेगा कि ये सब महज लोगों का वहम है। इसने अपने साथ अपने एक करीबी दोस्त जाहिद को भी तैयार किया जो कैमरा चलाने में माहिर था। इन दोनों ने एक जुमे की रात का इंतखाब किया जब चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था और पूरी डालमिया रोड पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। जब वो दोनों मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे तो सड़क पर दूर दूर तक कोई मुतनफ़्फ़स नजर नहीं आ रहा था। बंगले के सामने पहुंचते ही जाहिद ने महसूस किया कि इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरसलान ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो जैसे ही गेट के करीब पहुंचे वही पुरानी चरचराहट सुनाई दी, मगर इस बार वो आवाज गेट के खिलने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेट के दूसरी तरफ खड़ा इसे नाखूनों से खुरच रहा हो। अरसलान ने हिम्मत जमा की और एक झटके से गेट को धक्का दिया। गेट खुलते ही एक ऐसी सद हुआ का झोंका उनसे टकराया कि जाहिद के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। सहन में लगे इस अजीम अलशान पीपल के दरख्त की शाखें अंधेरे में किसी भौतनी के बिखरे हुए बालों की तरह लग रही थीं, जो हुआ के बगैर ही हल रही थीं। अरसलान ने टार्च जलाई तो उसकी रोशनी बरामदे के सतूनों पर पड़ी। वहां कुछ अजीब व गरीब निशानात कंदा थे जो शायद किसी पुरानी जुबान में थे, या फिर वक्त की दस्त बुर्द ने उन्हें बिगाड़ दिया था। वो दोनों जैसे ही मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे उन्हें मकान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज किसी भारी जूते की थी जो लकड़ी के तख्तों पर एक खास ताल के साथ पड़ रहे थे। जाहिद ने सरगोशी में कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अरसलान के सर पर हकीकत जानने का भूत सवार था। इसने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, इसे महसूस हुआ कि वो हैंडल गर्म हो रहा है। ये देखकर वो हैरान रह गया कि इतनी सर्द रात में लोहा कैसे गर्म हो सकता है। दरवाजा खुद ब खुद 1 इंच के फासले तक खिल गया। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा हैबतनाक था। हाल की छत से एक पुराना फानूस लटक रहा था जिस पर मकड़ी के इतने घने जाले थे कि वो किसी सफेद कफन की तरह लग रहा था। अचानक हाल के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी आराम कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। वो कुर्सी इस तरह झूल रही थी जैसे इस पर कोई बैठा आराम कर रहा हो, हालांकि वहां हुआ का गुजर भी नहीं था। अरसलान ने कैमरे की लाइट इस कुर्सी पर मारी तो वो फौराए रुक गई। इसी लम्हे उनके पीछे वाला दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वो दोनों इस बंद घर के अंदर कैद हो चुके थे। जाहिद ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो ऐसे जाम हो चुका था जैसे इसे दीवार के साथ ही चुन दिया गया हो। इसी वक्त ऊपर की मंजिल से एक जोरदार चीख गूंजी जो किसी औरत की थी, मगर इसमें ऐसी तकलीफ और वहशत थी कि अरसलान का खून मुंजमद हो गया। इस चीख के साथ ही हाल में लगी हुई धूल उड़ने लगी और एक गुबार सा बन गया। इस गुबार के दरमियान उन्हें एक धुंधला सा साया नजर आया जो एक कद आवर इंसान का था, मगर इस का सर नहीं था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसके कदमों की आवाज वही थी जो उन्होंने बाहर सुनी थी, भारी और खौफनाक। जाहिद खौफ के मारे फर्श पर गिर गया और कलमा पढ़ने लगा, जबकि अरसलान साकित खड़ा इस साए को देखता रहा जो अब उनसे महज चंद फुट के फासले पर था। इस साए के जिस्म से एक ऐसी बो आ रही थी जैसे कोई मुर्दा जिस्म कई महीनों से गिल सड़ रहा हो। अचानक वो साया रुका और उसकी जगह एक मध्यम सी रोशनी फैल गई जिसमें उन्हें एक मंजर नजर आने लगा। ये इस घर की तारीख का एक टुकड़ा था। उन्होंने देखा कि वही अंग्रेज इंजीनियर एक मेज पर बैठा कुछ लिख रहा है और उसके पीछे एक काला साया खड़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। वो मंजर इतना हकीकी था कि अरसलान को ऐसा लगा जैसे वो खुद इस वक्त में पहुंच गया हो। इंजीनियर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, इसके चेहरे पर खौफ की वो लहर दौड़ी जो इंसान की जान ले सकती है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, इस काले साए ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। अरसलान और जाहिद इस हौलनाक मंजर को देखकर अपनी जगह से हल ना सके। वो काला साया इंजीनियर को निगलने के बाद अब उनकी तरफ मुड़ा। अचानक कमरे का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद उल्टी होने लगें और पूरे घर में एक साथ कहकहों का शोर मच गया जैसे सैकड़ों नादीदा मखलूक उनका मजाक उड़ा रही हो। जाहिद ने आखिरी बार दीवार से लगी एक पुरानी घड़ी को देखा जिसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं, और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरसलान ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर इसे महसूस हुआ कि किसी ने इसका गला पीछे से दबोच लिया है। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी और आखिरी
चीज जो इसे याद रही वो इसके कान में गूंजती एक भारी सरगोशी थी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण डालमिया रोड पर पड़ी तो इलाके के लोगों ने देखा कि बंगले का वो गेट जो सालों से बंद था आज चौपट खुला हुआ था। पुलिस को इत्तला दी गई। जब अहलकार अंदर दाखिल हुए तो उन्हें सहन में पीपल के दरख्त के नीचे अरसलान और जाहिद बेहोश मिले। उनके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे और अरसलान के गिले पर उंगलियों के नीले निशानात वाजे थे। अरसलान के घर वाले जो रात भर परेशानी में उन्हें ढूंढ रहे थे फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने रोते हुए पुलिस को बताया कि अरसलान सच्चाई जानने के जुनून में यहां आया था, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि ये जिद इसकी जान ले सकती है। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई इंसान तो दूर किसी परिंदे का निशान तक नहीं था, मगर हाल के बीचों बीच धूल पर दो बड़े पैरों के निशान बने हुए थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इस वाकये के बाद बंगले के बाहर दाखिला ममनू की तख्ती लगाकर इसे सील कर दिया, मगर आज भी डालमिया रोड के मकीनों का कहना है कि इस रात के बाद से वो चीखें और भी बुलंद हो गई है। अरसलान और जाहिद बच तो गए मगर वो दोनों आज भी सदमे की हालत में हैं और डालमिया रोड का नाम सुनते ही उनके जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कराची की किसी और मशहूर जगह के बारे में आपको इसी तरह की कोई कहानी बताऊं?